अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अब केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक जिसका नाम है बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ बेटा। जो भी कोई आयोनिक कंपाउंड होता है दे आर नॉट परफेक्टली आयोनिक. There are some compounds which have some covalent character with them, associated with them. अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा किसी आयोनिक कंपाउंड में, इसके पीछे दो टर्म्स हैं. एक टर्म को हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर और दूसरे को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी, ये जो पोलराइजिंग पावर होता है और ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है, these are the two key factors which decides how much covalent character is present within an ionic compound. As we know, ionic compound जो होता है बेटा, ionic compound जो हमारे पास होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक को हम कैटायन बोलते हैं और दूसरे को हम बेटा एनायन बोलते हैं. एक पार्ट को हम कैटायन बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम एनायन बोलते हैं. उन्हीं के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. With that they form the ionic compound. अब ये जो पोलराइजिंग पावर होता है ये हम लेते हैं कैटायंस के लिए, और ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है दिस इज टेकन फॉर एनायन. नाउ in order to understand covalent character in ionic compounds, we must be familiar about what is polarizing power and what is polarizability. Okay, so first of all we will see what is polarizing power. पहले हम देखेंगे कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है. पोलराइजिंग पावर जो होता है बेटा, पोलराइजिंग पावर is the ability of the cation, to distort electron cloud in anion. एक कैटायन को कितनी टेंडेंसी है, कितनी एबिलिटी है कि वो डिस्टॉर्ट करेगा, मोड़ देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को. दैट इज कॉल्ड बेटा पोलराइजिंग पावर. ये जो पोलराइजिंग पावर होता है इसको हम दूसरी टर्म में कहते हैं आयोनिक पोटेंशियल भी. आयोनिक पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. ये हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो पोलराइजिंग पावर इज सिंपली द एबिलिटी ऑफ द कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन एनायन. और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं इट इज आयोनिक पोटेंशियल, और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. ये जो पोलराइजिंग पावर होता है इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक होता है चार्ज ऑफ कैटायन, और दूसरा होता है बेटा साइज ऑफ एनायन. साइज ऑफ कैटायन. जो पोलराइजिंग पावर कैटायन का होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक होता है बेटा चार्ज ऑफ कैटायन
और दूसरा वो होता है बेटा साइज ऑफ कैटायन। सो आई कैन से phi इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। अगर किसी कैटायन का साइज बड़ा होगा तो उसका मतलब है उसका आयोनिक पोटेंशियल कम होगा। अगर किसी कैटायन का बेटा चार्ज ज्यादा होगा तो उसका मतलब उसका आयोनिक पोटेंशियल यानी कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स, सो सबसे पहले आपको ये टर्म अंडरस्टैंड होनी चाहिए, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर इज एक्सक्लूसिवली फॉर कैटायंस। It is also called ionic potential or it is represented by phi. What is this polarizing power beta? Polarizing power is actually the ability of the cation to distort the electron cloud in the anion. कितनी क्षमता है एक कैटायन में कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा एनायन के, दैट विल बी कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। और ये जो पोलराइजिंग पावर होता है बेटा, दिस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। कैटायन का पोलराइजिंग पावर कितना तेज है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक होता है चार्ज ऑफ कैटायन और दूसरा होता है साइज ऑफ एनायन। व्हाट इज द रिलेशन विद दिस? फाई जो होता है आयनिक पोटेंशियल ऑफ पोलराइजिंग पावर, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जितना बेटा साइज कम होगा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, या जितना साइज ज्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर कैटायन का कम होगा। ओके बेटा, अब इसके साथ साथ दूसरी एक टर्म चलती है, दैट टर्म इज कॉल्ड बेटा व्हाट? दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ओके, चलिए हम देखते हैं अब पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जो है पोलराइजेबिलिटी इट इज फॉर एनायन। ये एनायन के लिए है बेटा। व्हाट इज दिस पोलराइजेबिलिटी? इट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन एन एनायन, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। कितना डिस्टॉर्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन केस ऑफ एनायन, दैट विल बी कॉल्ड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। और ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन फैक्टर, दैट इज बेटा साइज ऑफ एनायन। दैट मीन्स पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जितना ज्यादा साइज एनायन का होगा उतना ज्यादा उसमें चांसेस है उसमें पोलराइजेबिलिटी होगी, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा बेटा वो डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है ना बेटा? सो वी हैव डिसाइडेड हियर टू टर्म्स नाउ, वन इज कॉल्ड बेटा पोलराइजेबिलिटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। व्हेनेवर द कैटायन पोलराइजेस द एनायन देन द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन, व्हाट इज दिस पोलराइजेशन? सपोज आपके पास एक एनायन है, ये मान लीजिए एनायन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज, और आपने यहां से कैटायन को लिया, दिस इज अ कैटायन। व्हेन दिस कैटायन अप्रोचेस टुवर्ड्स द एनायन, जब ये अप्रोच करेगा एनायन को तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो एक ही जगह जमा हो जाएगी। जैसे मैं दिखा दूं बेटा आपको, जब भी आपने इस कैटायन को साथ लाया तो इस एनायन की शेप ऐसे हो गई बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जमा हो गए। सो दिस इज कॉल्ड बेटा पोलराइजेशन, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। नाउ सी दिस, ये पोलराइजेशन कब ज्यादा होगी? जब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा होगा और जब पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगी। सो वी कैन सिंपली से कि ये जो पोलराइजेशन होती है it is actually the distortion of electron cloud created by the polarizing power of the cation. Whenever the cation approaches towards the anion, it distorts the electron cloud of anion, then that is called beta, that phenomenon is called polarization. Okay बेटा, अब देखिए ये polarization जो होती है बेटा, polarization
polarization is directly proportional to polarizing power is directly proportional to polarizability. ओके बेटा, सो याद रखिएगा, कितनी ज्यादा जब पोलराइजेशन होगी तो उसका मतलब उसमें पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज्यादा होगा और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगी बेटा. ओके, अब देखिए, अब ये जो पोलराइजेशन है इट डिसाइड्स द आयन कोवेलेंट कैरेक्टर. Polarization decides now which character beta in ionic compounds? Covalent character. The covalent character in ionic compounds will be exclusively decided by polarization, the phenomenon of polarization. That one phenomenon of polarization in any ionic compound will be decided by the polarizing power of the cation, and that will be decided by the polarizability of the anion. Okay बेटा, अब इस पोलराइजेशन को अच्छी तरह समझाने के लिए हमारे पास रूल्स है कुछ, दैट आर कॉल्ड फाजान्स रूल. Fajan's rules. In order to understand the covalent character in ionic compounds, first of all you should have the knowledge of two parameters, polarization, polarizability and polarizing power. और उसके साथ साथ इस चीज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर फाजान्स रूल्स. फाजान्स रूल्स क्या कहते हैं बेटा? ओके, ये फाजान्स रूल्स क्या कहते हैं? फाजान्स रूल नंबर फर्स्ट, इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहते हैं रूल्स? अब देखिए बेटा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पहला वाला जो है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन is directly proportional to charge of cation. And psi is and charge of cation and inversely proportional to size of cation. मैं आपको समझाऊं कैसे बेटा? देखिए, सपोज आपके पास है Na पॉजिटिव, इस पे चार्ज है सिंगल पॉजिटिव, और आपके पास है Ca2 पॉजिटिव, इसके पास चार्ज ज्यादा है, तो दैट मीन्स द पोलराइजिंग पावर ऑफ Ca2 पॉजिटिव विल बी मोर एज कंपेयर टू बेटा Na पॉजिटिव. ठीक है ना? इसी तरह अगर मैं ले लूं यहां पे बेटा, इधर देखिए, अगर मैं ले लूं Ca2 पॉजिटिव और यहां से ले लूं Al3 पॉजिटिव, तो दैट मीन्स Al3 पॉजिटिव का जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Ca2 पॉजिटिव. Okay beta, so this is the first point of Fajan's rule. First rule in case of this covalent character in ionic compounds, that is called Fajan's rule. में से सबसे पहला rule क्या है? Polarizing power of cation is directly proportional to charge of cation and inversely proportional to size of cation. More the charge of the cation, more will be the polarizing power and more will be the polarization. Less the charge on the cation, less will be the polarizing power and less will be the polarization. Okay beta, second rule जो है बेटा, that is electronic configuration of cation. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन. याद रखिएगा बेटा, अगर आपके पास कैटायन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सीडो इनर्ट है, सीडो इनर्ट, व्हाट इज दिस सीडो इनर्ट? सीडो इनर्ट मीन्स हमें लगे कि ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट नहीं होगी और उसमें ज्यादातर आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Those cations whose outermost shell contains 18 electrons
are called as pseudo-inert cations. What are they called, beta? Pseudo-inert electronic configuration cations. और दूसरा जो होता है बेटा, दैट होता है नॉन इनर्ट। और जो तीसरा होता है बेटा, तीसरा जो होता है दैट इज इनर्ट। नॉन इनर्ट में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इनर्ट में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। याद रखिएगा। अब आप सिंपल आसान भाषा में याद रख सकते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस होता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने देखा था साइज और चार्ज। मोर द चार्ज मोर द पोलराइजिंग पावर, लेस द साइज मोर द पोलराइजिंग पावर। ओके बेटा, अब देखिए, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस की, अगर आपके पास कैटायन है, आपके पास एक से ज्यादा कैटायंस है, अगर उनके पास चार्ज सेम है, चार्ज डिफरेंट है, क्या है आपको देखना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, कैटायन बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन अभी है तो दैट विल बी pseudo inert। अगर उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है देन इट इज नॉन इनर्ट। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है देन इट विल बी इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा, pseudo inert इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज मोर पोलराइजिंग पावर as compared to non-inert as compared to inert electronic configuration cations. So याद रखिएगा, those cations which possesses pseudo inert electronic configuration, they will be having more polarizing power as compared to those cations which have non-inert electronic configuration, and that will be more as compared to those cations which have beta inert electronic configuration. Okay beta, so these are the two rules, and these two rules are called the Fajan's rule. They will decide in any ionic compound whether the covalent character is more or ionic character is more. Let us see now beta. We will see now examples and use these terminologies there. Okay beta, let us see now. इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, याद रखिएगा, पोलराइजेशन जो होती है, अब आपको पता है पोलराइजेशन कब ज्यादा होगी, जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। पोलराइजेशन कब ज्यादा होगी, जब बेटा क्या होगा, जब पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगी। ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, अगर कैटायन का पोलराइजेशन, अगर उस कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा है, तो आप याद रखिएगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटा। ओके, अब इसके साथ पोलराइजेशन जो होती है और फिनोमेना डिसाइड करती है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर। कलर भी बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन आ सकता है कुछ कंपाउंड्स में। ओके, पोलराइजेशन जो होती है बेटा, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। These are entrance related points, so you should understand them. Please have a look over it. Okay, so first point जो आप याद रखेंगे, पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी कुछ कंपाउंड्स में उतना फास्ट कलर होगा। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी थर्मल स्टेबिलिटी बेटा कम होगी। ओके बेटा, सो याद रखिएगा 3 पॉइंट्स। सो इसको सॉल्व करने से पहले, एप्लीकेशन पार्ट में आने से पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है आयनिक कंपाउंड्स का, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर्स। वो हम 2 फैक्टर से डिसाइड कर सकते हैं। One is beta polarizing power of cation and the polarizability of the anion. So these are the 2 things about which this whole concept revolves. सारा concept जो है वो cation और anion के polarizing power और polarizability पे depend होता है। जो polarizing power होता है, जिसको हम ionic potential भी कहते हैं, ionic potential phi से represent किया जाता है, and that depends upon 2 things. One is called the charge of cation and second one is called the beta size of cation. अब जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द साइज ऑफ द एनायन। ओके बेटा, जब इन्हीं फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, यानी कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी को, जब भी एक कैटायन एनायन के साथ साथ आ जाता है तो वहां पे एक प्रोसेस हो जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होती है
जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा या जितना पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। और पोलराइजेशन पावर की वजह से कौन सा कैरेक्टर आ जाता है कंपाउंड में, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। सो दिस पॉइंट शुड बी रेडली अंडरस्टूड, दिस पॉइंट कि जो आपका पोलराइजेशन होता है उसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। पोलराइजेशन की वजह से आपके पास कलर आ जाता है कुछ कंपाउंड्स में, सिल्वर कंपाउंड्स में, और पोलराइजेशन की वजह से आपको पता चल सकती है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। ओके बेटा, और उससे पहले कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे in order to understand the polarization, and those rules are called beta Fajan's rules. The polarization will be more in those, the polarization will be more in those ionic compounds in which the polarizing power of the cation is more. That is directly proportional to the charge of cation. More the charge of cation, more will be the polarizing power, and more will be the polarization, and more will be the covalent character. And size, less the size of the cation, more will be the polarizing power. And we can understood easily, more will be polarization and more will be covalent character. And second one, the most important, that is this, the electronic configuration of cation. Electronic configuration of cation also plays a vital role in determining the covalent character in ionic compounds. What is that? That is pseudo-inert electronic configuration, non-inert electronic configuration, and inert electronic configuration. If you have a cation that is having pseudo-inert electronic configuration, कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा सर कि pseudo-inert electronic configuration किसको है? आपको गिनने हैं कैटायन बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स के आउटरमोस्ट शेल में रह गए। सो अगर उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रह गए तो आप उसको कह देना ये भाई है pseudo inert electronic configuration कैटायन। अगर उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है देन इट इज कॉल्ड अ नॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो याद रखिएगा उसमें बेटा होगा व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। ओके, सो वी विल यूज दिस टर्मिनोलॉजी एंड वी विल डू सम एक्सरसाइज on we will show how much covalent character is present in any ionic compound. Okay, let us go for the exercise now. Okay बेटा, चलिए सबसे पहला चीज ए पार्ट, आपको मैं दे रहा हूं NaCl, आपको दे रहा हूं मैं NaBr और आपको दे रहा हूं मैं NaI। आपको बताना है ये तीन कंपाउंड जो है दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स, आपको बताना है किस में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है और किस में कम कैरेक्टर है। गोबर में तो छू प्रजनाव कि कमिस मन ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर तो कमिस मन कोवेलेंट कैरेक्टर कम। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? इट इज प्लस, it is plus and it is plus. Here the cation is same, so same cations have same polarizing power. Now we have to switch over towards the second factor, that is polarizability. ये single negative, ये single negative, ये single negative. So आपको याद रखना है कि चार्ज भी सेम है, अब इनका साइज डिटरमाइन करेगा पोलराइजेबिलिटी। तो साइज सबसे बड़ा किस में है? आयोडीन। सो आयोडीन इज हैविंग मोर साइज, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज आयोडीन से कम है और इसका सबसे छोटा साइज है बेटा। ओके, मैंने क्या कहा? पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन आयन। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन इसमें होगी तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सो द कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर इन दिस, इट विल बी मोर देन दिस। सो दिस विल बी परफेक्टली आयोनिक and this will be having covalent character, which will be covalent. ये आपके पास कोवेलेंट होगा और ये आपके पास आयोनिक होगा। ओके बेटा, दूसरे एग्जांपल अगर हम देखेंगे, चलिए दूसरे, अब बताइए थर्मल स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? मोर द पोलर, इसमें ज्यादा पोलराइजेशन है तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। सो इट इज लेस थर्मल स्टेबल, लेस थर्मल स्टेबिलिटी, इसको लेस थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ओके, इसको क्या होगी बेटा? मोर थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इसके पास होगी। ओके, अब इसके बाद बेटा दूसरा जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आप इधर देखिए, बी अगर हम दिखाई देंगे आपको, ये देखिए NaCl एंड दिस इज CaCl2। चलिए, इसमें चार्ज कितना है? प्लस। इसमें चार्ज कितना है? +2। एनायन तो सेम है
पोलराइजेबिलिटी तो सेम है, लेकिन यहां पर कैटायन डिसाइड करेगा, पोलराइजिंग पावर डिसाइड करेगा। मोर द चार्ज, मोर द पोलराइजिंग पावर, मोर द पोलराइजिंग पावर, more the polarization, more the polarization, more the covalent character. So CaCl2 is more covalent. It is covalent, covalent, and it is ionic. Okay बेटा, चलिए अब दूसरी एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा। चलिए तीसरी एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल जो आ रही है अब बेटा। चलिए अब बताइए मुझे थर्ड एग्जाम्पल, आप में से बताइए कोई, चलिए बताइए। यस, ZnO, yes, or CaO. Here the charge is +2, here the charge is +2. Both is having the same charge. Now the electronic configuration. Zinc में electronic configuration क्या आता है बेटा? वो आता है argon 3d10 और 4s2. यहां पर कैल्शियम की it is नियॉन, आ गया 8 बेटा। ओके, इसके बाद चलिए इसका ऐसे ही लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये देखिए, ठीक है ना? ओके, अब देखो इधर बेटा, ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 0 आ जाएगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 0 आ जाएगा। तो गिनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, और गिनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये हो गए 18, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो बताइए क्या है? ये इनर्ट है, सीडो इनर्ट है, दिस इज सीडो इनर्ट। So it is a pseudo inert electronic configuration. ये pseudo inert electronic configuration, inert electronic configuration है। तो बताइए क्या होगा? This will be having more covalent character. So ये ज्यादा covalent character होगा, covalent, and this will be ionic. Okay बेटा, समझ आया? अब देखिए, इसके बाद मैं और एक एग्जाम्पल रखूंगा यहाँ पर, AgCl, AgBr, AgI। इस पे चार्ज प्लस है, प्लस है, प्लस है, सब में कैटायन सेम है, एनायन भी सेम है। अब बेटा बताइए पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, साइज ऑफ द एनायन, साइज ऑफ एनायन इसमें ज्यादा होगा तो इट विल बी मोर, इट विल बी मोर, सो दिस विल बी मोर कोवेलेंट एंड दिस विल बी आयोनिक। और इसके बाद और भी चीज है, सिल्वर कंपाउंड्स में इट विल बी कलरलेस एंड दीज टू विल बी कलर्ड। व्हाई? मैंने कहा इसमें इन दो में पोलराइजेशन ज्यादा होगी, जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से कलरफुल भी होंगे, इनमें कलर भी ज्यादा आ जाएगा। ओके, और इसके अलावा आप थर्मल स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं बेटा। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स, लेट अस सी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स। अगर हम लेंगे ये वाली चीजें जो ना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरे, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ओके, चलिए अगर आप देखेंगे इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है। अब बताइए बेटा, बताइए इसमें कैटायन का चार्ज सेम है, अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर होगा डिसाइडिंग फैक्टर? दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द साइज ऑफ द कैटायन। साइज इसका जब से बड़ा होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका पोलराइजिंग पावर कम होगा, तो इट विल बी हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर। इसका ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, जब ये ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाला होगा तो इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, हाँ यस, तो इसमें यस, सो इसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगी, इसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगी। ओके,
So it will be covalent, it will be covalent, it will be ionic. Okay, so it is ionic. So याद रखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी, thermal stability increases down the group. तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी. तो यहां से यहां तक आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि पोलराइजेशन कम हो रही है, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी, तो देयर विल बी मोर थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप. ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा मेरा आज का टॉपिक. सो दिस वाज अबाउट द कोवेलेंट करेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स. In next lecture we will go for the another unit now, because we have completed now this chemical bonding, so we will go for another one inshallah. Okay, assalamu alaikum.